एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में आज हम करेंगे हरियाणा सीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। कल हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 201 किया था, आज करेंगे 202। ठीक है, हम ये कंटिन्यू टेस्ट सीरीज करने लग रहे हैं। पूरा रिवीजन मॉक टेस्ट है ये, जो सीईटी एग्ज़ाम जो आएगा उसके हिसाब से ही पूरे 100% हम करेंगे। सेम टू सेम जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी लेवल के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसी पैटर्न पर प्रश्न दिए गए हैं। जीके की नेशनल जीके हो गई, हरियाणा जीके हो गई, इसके बाद इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर वगैरह सारे टॉपिक इसमें शामिल किए गए हैं। काफ़ी अच्छी ये टेस्ट सीरीज आपके लिए तैयार की गई है और डेली 1 से 2 क्लासेस आपकी अपलोड की जाएंगी डेली की डेली, क्योंकि एग्ज़ाम किसी भी टाइम नोटिफिकेशन आ सकता है मार्च अप्रैल में, और सरकार ने मई तक बोल रखा, वो देखो कब होगा एग्ज़ाम, लेकिन हमें अपनी तैयारी अभी से जारी रखनी है। आपके लिए कम से कम 200 से 300 200 प्लस ये प्रैक्टिस सेट है जो कंटिन्यू हम करने वाले हैं लगातार। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, और आज सेकंड जो टेस्ट है वो हम करने वाले हैं। इसमें हर क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया गया है, और 4 ऑप्शन दिए गए वो भी हिंदी और इंग्लिश में। ये जो टेस्ट सीरीज तैयार की गई है, ये तैयार की गई है आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा, और ये इनके हेल्पलाइन नंबर हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो इनसे। ठीक है, बाकी क्लास की पीडीएफ वगैरह के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा नॉलेज सब के नाम से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है नॉलेज सब का, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। और जो कैंडिडेट पहली बार क्लास देख रहे हो वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ये आज की क्लास की ये 100 क्वेश्चन है जो अब हम करने वाले हैं, और इन 100 क्वेश्चंस के साथ साथ इसमें नीचे आंसर की दी गई है ताकि आप पीडीएफ लो तो आपको दिक्कत ना आए। और उसके बाद इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दिया गया है। जीके इंग्लिश में दी गई है, बाकी सारा सॉल्यूशन दिया। और ये जो क्वेश्चन जिसके सॉल्यूशन नहीं दिए ये हरियाणा जीके के हैं। हरियाणा जीके वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं दिए, वो आपको खुद से याद होंगे, इतनी बार करवा चुके हैं। इसके अलावा देखो इंग्लिश के जो टॉपिक है वो भी हिंदी में आपको समझाया गया है आसानी से। ठीक है, काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है इसका, यानी कि जो सॉल्यूशन है इन क्वेश्चंस का जो 100 के 100% है, काफ़ी अच्छे से समझाए गए हैं आपको। हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके सॉल्यूशन बनाया गया है ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सारे 100% हैं, उनके सॉल्यूशन हैं जो अब हम करने वाले हैं। क्लास की पीडीएफ आपको नॉलेज हब पर मिल जाएगी और आर्यभट्ट एकेडमी से भी आप ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं फटाफट से, और पूरे 100 क्वेश्चन हैं जो हम इस क्लास में करने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट है जो रिवीजन के लिए है, आपका जो सीईटी होने वाला है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन दिया है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। इंग्लिश में इसमें दिया है द कौटिल्यस अर्थशास्त्र इज डिवाइडेड इन हाउ मैनी चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स में, कितने अधिकरण में ये विभाजित है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है 11, 12, 14 और 15, तो ये कितने भाग विभाजित है, 15 में। ठीक है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है 15 में विभाजित है, 15 अध्याय में विभाजित है ये। ठीक है, इस प्रश्न की जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वो आपको नीचे दिया गया है सॉल्यूशन में, जब आप पीडीएफ वगैरह देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 2। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था। टू whom हैड मोहम्मद गौरी प्रोवाइडेड फर्स्ट इक्ता इन इंडिया। और किसको दिया था, ऑप्शन ए है ताउजीन यल्दौज, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, या फिर कुबाचा। तो मोहम्मद गौरी ने जो पहला इक्ता दिया था वो दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक, और इन्होंने ही गुलाम वंश की इसके बाद स्थापना करी थी भारत में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना करी थी इसके बाद। ये मोहम्मद गौरी का रिप्रेजेंटेटिव था, मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने सिर्फ आक्रमण किया था, भारत पर शासन जो करने वाला था वो ऐबक था। अगला है प्रश्न नंबर 3। भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में
इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। यानी कि जो आईपीसी कोड होते हैं वो अब तो हालांकि ये बंद कर दिए हैं, भारत न्याय संहिता आ चुकी है, लेकिन पहले ये थे आईपीसी, सीआरपीसी और ठीक है, ये जो कोड थे सिविल प्रोसीजर कोड और ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इनमें से ये कोड किस वायसराय के द्वारा दिए गए थे, किस वायसराय के टाइम में ये आए थे? तो ये किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग, मेयो, लिटन या फिर डफरिन। तो ये जो 3 जो कोड दिए गए थे, आईपीसी के कोड, सीआरपीसी के, तो ये दिए गए थे कैनिंग के द्वारा। किसके द्वारा दिए गए थे? कैनिंग के द्वारा ये दिए गए थे। कैनिंग का टेन्योर कब था? कैनिंग भारत पर कब से कब तक इसने वो वायसराय रहा था? ये 1856 से लेकर 1862 तक कैनिंग का जो शासनकाल था। यानी कि जो वायसराय, जो पहला वायसराय बना था ये भारत का, लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 1862 तक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। लॉर्ड कैनिंग ने इन्होंने तीनों कोड दिए थे आईपीसी वाले। ठीक है, इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल कोड, लॉर्ड कैनिंग। अगला है प्रश्न नंबर 4। इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था? भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या टीटी कर्मचारी? तो पहला लॉ मिनिस्टर की अगर बात करें, भारत के पहले लॉ मिनिस्टर, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये हमारे पहले लॉ मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें तो वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये हमारे भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 5। अगला है प्रश्न नंबर 5। इसमें दिया है सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में दिया है झील के प्रकार और सूची 2 में दिया है झील। यानी कि जो इधर झील दे रखी है, आपको ये बताना ये झील कौन सी प्रकार की झील है। ठीक है, चिल्का झील, लोनार झील, सुरहाताल और सांभर झील। अब आपको अगर सारे के सारे ऑप्शन नहीं आते तो 1-2 आपको आते होंगे जरूर। जैसे सांभर झील है, सांभर झील है, ये राजस्थान की है और ये खारे पानी की झील है, सलाइन वाटर झील। ठीक है, सलाइन वाटर, इसको लवणीय झील बोलते हैं सांभर झील को। और इसका दूसरा नाम क्या है? पलाया। जो सलाइन लेक होता है इसको बोलते हैं पलाया बोलते हैं। तो चौथे का हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ये मिलेगा 4 नंबर से, पलाया का। इसके बाद एक है लोनार झील, जो महाराष्ट्र के अंदर है और ये उल्का पिंड, खगोलीय पिंड से बनी हुई झील है और ये क्या कहलाते हैं? क्रैटर से बनी हुई झील। कौन सी झील है? क्रैटर वाली झील है। ठीक है, अगर ये 2 ऑप्शन भी अगर आप इसमें मिलाने बैठोगे भाई, बी का 4 और सी का 2, बी का 4 और सी का 2, ये ऑप्शन ए में ही दिया गया है। आप इससे आसानी से कर सकते हैं ये। ठीक है, ये आप आसानी से कर सकते हो बिल्कुल की। और जो गोखोर है वो हो गई सुरहाताल। इसके अलावा जो चिल्का बच गई, चिल्का है लैगून वाली झील। ठीक है, इस हिसाब से झील और उनके प्रकार दिए हैं। आप आराम से तसल्ली से करिए, ऐसे प्रश्न थोड़े से कंफ्यूज कर देते हैं आपको, लेकिन काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं ये सारे के सारे। अगला है प्रश्न नंबर 6। भारत के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन, इसमें 3 ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन गलत स्टेटमेंट दी है भारत के बारे में। अब इसमें पढ़ते क्या क्या स्टेटमेंट दी है। पहले दी है कि देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देश में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कुएं हैं। एलुवियल सोइल यानी कि कछारी मृदा देश के उत्तरी मैदान की प्रमुख मृदा है। और ऑप्शन डी है कि पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्र का लगभग 30% बैठता है। 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको इसमें से बताना कि एक स्टेटमेंट है जो कि गलत है। तो इसमें जो स्टेटमेंट जो गलत है वो है कि सिंचाई के लिए हमारे यहाँ पर कुओं का प्रयोग नहीं होता।
इंडिया में जो सिंचाई जो की जाती है वो कुएं जो हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता, हमारे यहाँ नहरें होती हैं। प्रमुख जो स्रोत है वो नहरें हैं। पूरे इंडिया की बात हो रही है, ये हरियाणा की बात नहीं हो रही, इंडिया की बात। भारत में जो सिंचाई का प्रमुख स्रोत है वो नहर है, कुएं नहीं है, ये ध्यान रखना। बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है वो सारी इसमें सही दी गई है। सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है, यहाँ पर नहर होती है सिंचाई का प्रमुख स्रोत भारत में। अगला है प्रश्न नंबर 7। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ क्या रहेगा? यह प्रश्न साइंस का दिया है, विज्ञान का। ठीक है, सरफेस टेंशन के ऊपर इन पे क्वेश्चन है, और फिर से पढ़ना एक बार आराम से। एन ऑयल टैंकर इज पार्शियली फिल्ड विद ऑयल and moves forward on a plain road with uniform acceleration. The free surface of oil then remains horizontal, is inclined to the horizontal with smaller depth at rear end, is inclined to the horizontal with larger depth at rear end, or assumes parabolic curve. इसमें क्या पूछा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये कोई सीधा सा रोड है, ठीक है, और इसके ऊपर अगर ये कोई ट्रक जा रहा है, इसके अंदर तेल है, तो आपको ये बताना है कि तेल का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड पे। तो आपको ये बताना है जो इसका जो तेल है इसके अंदर वो क्या स्थिति रहेगी उसकी, ये नॉर्मल रहेगा, या फिर तेल सारा का सारा पीछे इकट्ठा हो जाएगा ऐसे, या फिर ये सारा तेल जो है वो आगे इकट्ठा हो जाएगा, या फिर इसमें ऐसे पैराबोलिक शेप में रहेगा तेल। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया गया है इसके अंदर, जो त्वरण है वो कांस्टेंट दिया गया है। तो इस वजह से जो इसके अंदर जो तेल का जो आकार रहेगा वो पैराबोलिक शेप में रहेगा, पैराबोलिक वक्र आकार में रहेगा। ठीक है, ये ट्रक है, तो इसके अंदर जो तेल रहेगा वो इस शेप में रहेगा, ऐसे करके, ये पैराबोलिक शेप में ऐसे ऐसे रहेगा वो तेल, वो सारा का सारा। ठीक है, ना तो एक साइड में आगे की साइड आएगा, ना एक साइड पीछे की साइड रहेगा, एकदम ऐसे पैराबोलिक शेप में वो तेल रहेगा, कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा। अगर ब्रेक मारेगा तो सारा तेल आगे की साइड आ जाएगा, अगर एकदम से ज़्यादा स्पीड बढ़ाएगा तो सारा तेल पीछे की साइड चला जाएगा। तब ऑप्शन बी और सी इसके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें दिया था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसमें ये ध्यान रखना, त्वरण कांस्टेंट दिया है, ये चीज़ इसमें ध्यान रखना, इस वजह से पैराबोलिक शेप में रहेगा वो। प्रश्न नंबर 8 दिया है अगला, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ब्लीचिंग जो पाउडर होता है उसके बारे में असत्य कथन बताना कि गलत कौन सा है। जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीडेंट है यानी कि ऑक्सीकरण करता है, और तनु अमल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। देखो, ब्लीचिंग पाउडर का एक चीज़ तो हमें जो सिंपल पता है, इसके अंदर क्लोरीन गैस होती है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर। तो जैसे ही ये क्लोरीन इसमें से निकलती है डाइल्यूट एसिड के साथ, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। हल्का पीला रंग होता है इसका, ये भी ठीक है, और ये ऑक्सीडेंट होता है। ये तीनों जो स्टेटमेंट है इसकी, ये सारी की सारी ठीक है। लेकिन इसमें जो गलत है वो ये है कि ये मोर सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में ज़्यादा घुलनशील नहीं है। ये हल्का घुलनशील है लेकिन मोर सोल्यूबल नहीं है, लिटिल सोल्यूबल है पानी के अंदर। अधिक विलय के नहीं, कम विलय है, पानी में घुलता है लेकिन ज़्यादा नहीं घुलता, इसमें अधिक विलय लिखा है। इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका गलत है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 9। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है जो हमारी बॉडी के अंदर, देखो विज्ञान के शब्द हैं, साइंस की वर्ड है, लैंग्वेज है, तो आप कोशिश करना साइंस तो इंग्लिश में ही आपके समझ में आए, हिंदी में जो शब्द हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन से सेल ऑर्गेन्स है जो एक ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल, ज़्यादा भूमिका अदा करते हैं प्रोटीन को पचाने के लिए? ठीक है, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, ऑप्शन सी है गोल्गी बॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम।
ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, इनका मेन काम होता है प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट याद करना, पेपर के अंदर डायरेक्ट सेम स्टेटमेंट सेम ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन आपको मिलेगा सीटी में, ध्यान रखना। ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये साइंस का, पेपर में सेम मिलेगा, ये ध्यान रखना आप। अगला है प्रश्न नंबर 10। कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कौन सा साल्ट है जो हम मानव के हड्डियों में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो मानव शरीर की जो हड्डियों में पाया जाता है होता है कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट एक साल्ट है, वो पाया जाता है। अगर आपको नहीं याद तो आप ध्यान रखना, हमारी जो शरीर की जो हड्डियाँ बनी होती है कैल्शियम से बनी होती है, कैल्शियम और फॉस्फेट से। कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारी हड्डियों में कैल्शियम होते हैं, ध्यान रखना। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो अलग चीज़ होती है, कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 11। कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है। कैश मेमोरी है वो किस चीज़ के लिए यूज की जाती है, तो वो की जाती है रैम में। रैम भी दो प्रकार की होती है, डी रैम और एस रैम। तो कैश मेमोरी जो यूज़ की जाती है वो एस रैम के लिए यूज़ की जाती है। स्टैटिक रैम, एस रैम का फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिक रैम। ठीक है, और ये है डायनामिक रैम और ये है स्टैटिक रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये स्टैटिक रैम है, इसमें कैश मेमोरी का यूज किया जाता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। और ये 12 है, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM क्या क्या अर्थ है। व्हाट डज CRM मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के कंटेक्स्ट में तो CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर और रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है CRM। ऑप्शन सी इसका आंसर है 12 का। अगला है प्रश्न नंबर 13। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने विकसित किया था। जो सी लैंग्वेज है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, उसको किसने डेवलप किया था। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कंप्यूटर के ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सीधे के सीधे। चार्ल्स बेबेज, लैरी बॉल, जेम्स गोल्सलिन और डेनिस रिची। तो सी लैंग्वेज जो डेवलप की गई थी वो की गई थी डेनिस रिची के द्वारा। और ये कब हुई थी, ये 1972 में की गई थी। 1972 में की गई थी बेल टेलीफोनिक लेबोरेटरी में। ठीक है, तो फिलहाल आपको इसका नाम याद रखना, डेनिस रिची। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 13 था जो था कंप्यूटर का। अगला है प्रश्न नंबर 14। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के नए डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखो ये प्रश्न अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो उसमें भी करा था हमने, सेम क्वेश्चन यही, सेम ऑप्शन थे, सेम पर्सन है। तो वो कौन था, अमिताभ मट्टू। अमिताभ मट्टू को JNU में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के डीन के रूप में नियुक्त किया है, अमिताभ मट्टू को। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 14 का, प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको पढ़ना है आराम से। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA को डिजाइन और विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। मार्च 2000 तक निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने ऐसे उन्नत जेट विकसित नहीं किए हैं। 4 में से 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने जो AMCA जो एयरक्राफ्ट है इनका निर्माण कर लिया है, एक देश ने नहीं करा है 2024 तक। किसने नहीं करा था, तो चाइना, अमेरिका, इनको तो आंख बंद करके लगा दो, इन्होंने तो सब कुछ कर रखा है। रसिया ने भी कर रखा है, तो वो है नॉर्थ कोरिया जिसने ये AMCA जो एयरक्राफ्ट है, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, इनका डेवलप अभी नहीं किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो ये प्रश्न आपको आता होगा, ठीक है, लेकिन भूल चुके होंगे आप। काफ़ी आसान है दिखने में, लेकिन ऑप्शन देख के कन्फ्यूज मत होना। GST जो है ये भारत में कब आया था। GST भारत में कब आया था।
8 नवंबर 2016, 15 अगस्त 2017, 26 जनवरी 2017 या 1 जुलाई 2017। जीएसटी भारत में कब आया था? तो जीएसटी जो भारत में आया था वो आया था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में आया था, ये ध्यान रखना। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये जीएसटी का, ठीक है। दिखने में आसान प्रश्न है लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं आसान क्वेश्चन के चक्कर में। प्रश्न नंबर 17 है 2011 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता स्तर सर्वाधिक था? सबसे अधिक अगर साक्षरता की बात की जाए, कोई भी डाटा हो कुछ भी हो, तो सबसे अधिक अगर साक्षरता की बात की जाए तो केरल में, सबसे कम अगर पूछा जाए तो बिहार में। सबसे अधिक साक्षरता किस में है? केरल के अंदर। सबसे कम किस में है? बिहार के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 दिया है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? यानी कि पहले वैज्ञानिक भारत के जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना और सीवी रमन। देखो इन चारों को ही नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इन चारों को ही नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन जो पहले जो दिया गया, सबसे पहले वो दिया गया था सीवी रमन को, सीवी रमन को। और इन्होंने साइंस के अंदर एक रमन इफेक्ट की खोज करी थी, इनके नाम से ही है एक रमन इफेक्ट। उसकी खोज के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। पहले भारतीय वैज्ञानिक जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 19 से ये स्टार्ट हो जाता है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके अब यहाँ से शुरू होती है और प्रश्न 19 है कि कौन सा जिला सबसे आखिर में बना था। ये 4 जिला दे रखे आपको बताएं, इनमें से सबसे लास्ट में कौन सा जिला बना था? मेवात, पलवल, पंचकुला या फिर कैथल। सबसे लास्ट में इनमें जो बना था वो बना था पंचकुला। इन चारों में सबसे लास्ट में कौन सा बना था? पंचकुला बना था। प्रश्न नंबर 20 है तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? देखो तराइन की 2 लड़ाई हुई थी, पहली हुई थी 1191 में, दूसरी हुई थी 1192 में। किस किस के बीच में हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहली लड़ाई किसने जीती थी? वो जीती थी पृथ्वीराज चौहान ने। और दूसरी लड़ाई की अगर बात करी जाए तो वो जीती थी मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? मोहम्मद गौरी ने। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी लड़ाई किसके कारण जीती थी? तो जयचंद के कारण। जयचंद था तो पृथ्वीराज चौहान की तरफ, लेकिन इसने गद्दारी कर दी, मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान दूसरी लड़ाई हार गया था, मोहम्मद गौरी जीत गया था, ठीक है। तराइन कहाँ पर है? ये करनाल के अंदर, जिसको तराउरी कहते हैं वर्तमान समय में। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। अगला है प्रश्न नंबर 21। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा है? बाहोली जो जगह है पानीपत में, वहाँ कौन सा कारखाना? ऑयल फाइंडर, फर्टिलाइजर, शुगर मिल या सीमेंट। तो पानीपत के जो बाहोली में जो कारखाना लगा है वो ऑयल फाइंडर लगा है। ऑयल रिफाइनरी जो है, ऑयल रिफाइनरी जो मिल जो है वो लगा है पानीपत के अंदर बाहोली में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। अगला प्रश्न है एचपीएससी के चेयरमैन कौन है? एचपीएससी के चेयरमैन कौन है? ये आपको करंट डाटा के हिसाब से आपको 2025 में अगर कोई चेंज हो गया हो अब तो उसके हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। ये पुराने ऑप्शन है, पहले के प्रश्न के हिसाब से सेट किया गया है। आपको नया डाटा देख के दिखाना है। एचपीएससी का चेयरमैन हो गया, एचएसएससी का चेयरमैन है, ये सारा कुछ आपको देखना है। अगला है प्रश्न नंबर 23। ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है और इसमें दिया है कि हरियाणा की औरतें सोने के बना हुआ गहना परली कहाँ पहनती हैं? एक गहना होता है, एक आभूषण है परली, ठीक है, पीएल बोलते हैं इंग्लिश में। ये कहाँ पे पहना जाता है? कान, नाक, गर्दन या उंगली। तो परली जो पहना जाता है ये पहना जाता है गले का, जो गले में हार होता है उस हिसाब से। सोने का बना हुआ परली कहाँ पहनते? गले के अंदर पहना जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। अगला है प्रश्न नंबर 24। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली क्या थे? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली एक किसान नेता, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक कवि या एक खिलाड़ी।
तो आपने हाली पुरस्कार सुना होगा, उर्दू साहित्य में दिया जाता है। तो ये कौन थे? कवि थे, उर्दू साहित्य के कवि थे ये, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 25। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना को वित्तीय सहायता दी जा रही है। देखो ये प्रश्न मैंने क्लास में करवाया था, 2-3 बार करवा चुका मैं, जो पहले हरियाणा जी की क्लास जो डाल रखी है उसमें। अगर आपने हरियाणा जीके के PYQ की जो क्लासेस डाल रखे मैंने वो देखी होगी, तो उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा होगा कम से कम 3-4 बार, और मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया गया है। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना को जो वित्तीय सहायता मिलती है वो कहाँ से मिल रही है? तो जो वित्तीय सहायता जो मिल रही है वो मिलती है नाबार्ड से। कहाँ से मिलती है? नाबार्ड से। आपको ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतनी बार क्वेश्चन करवा रखा है। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना को जो फाइनेंशियल यानी कि जो पैसा मिलता है वो कहाँ से मिलता है? नाबार्ड से इनको पैसा मिलता है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 26। और प्रश्न नंबर 26 है कि हरियाणा में लेबर डे कब मनाया जाता है? लेबर डे कब मनाया? देखो वैसे तो होता है 1 मई को, मजदूर दिवस जो बनाया जाता है। हरियाणा में कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, विश्वकर्मा दिवस के दिन, या गणतंत्र दिवस के दिन? तो हरियाणा में जो लेबर डे यानी कि जो श्रम दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है विश्वकर्मा जो जयंती होती है, और ये कब होती है? दिवाली से अगले दिन। दिवाली से अगले दिन विश्वकर्मा दिवस जो होता है उस दिन हरियाणा में लेबर डे बनाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से करना, ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में करवाया हुआ है। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। विश्वकर्मा दिवस के दिन हरियाणा में लेबर डे मनाया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 27। 1966 में पंजाब पुनर्योजन अधिनियम में पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश खालिस्तान को हस्तांतरित किया। In 1966, the Punjab Reunification Act divided Punjab and transferred the which territory to the then Union Territory of Punjab। जो पंजाब की जो यूनियन टेरिटरी थी उस समय उसको दे दिया था, पंजाब को विभाजित किया 1966 में, और उस समय जो पंजाब का जो केंद्र शासित प्रदेश था वो किसको दे दिया था? तो वो दिया गया था हरियाणा को। चंडीगढ़ था जो केंद्र शासित प्रदेश, उसको हरियाणा को दे दिया गया था। ठीक है, 1966 में जब पंजाब का विभाजन हुआ तो जो यूनियन टेरिटरी जो पंजाब की थी यानी कि जो पंजाब की यूनियन टेरिटरी कौन थी? चंडीगढ़, उसको किस में दे दिया गया? हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा। अगला प्रश्न नंबर 28। हरियाणा में कुरुक्षेत्र का प्रयुद्ध खालिस्तान के बीच हुआ। कुरुक्षेत्र की लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए कौरव और पांडवों के बीच में। कौरव और पांडवों के बीच में ये हुआ था रामायण, ऑप्शन ए वाला, और ऑप्शन बी ये हुई थी महाभारत। ठीक है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किससे संबंधित है? महाभारत से संबंधित है, ध्यान रखना। अगला है प्रश्न नंबर 29। और प्रश्न नंबर 29 है हरियाणा सरकार श्री कृष्णा सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का उन्नयन करके उसे एक आयुष विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने जा रही है। कॉलेज कहाँ पर है? कहने का मतलब है कि कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, इसको अब आयुष यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है हरियाणा सरकार। तो ये आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी या फिर ये जो कॉलेज है कहाँ पर है? तो ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। आपको इतना याद होगा, आपने सुना होगा बार बार, हरियाणा में आयुष यूनिवर्सिटी बनने जा रही है और ये कहाँ बनेगी? कुरुक्षेत्र के अंदर। इतना ही याद करना है। स्टेटमेंट घुमा रखी है, आपको पजल हो मत होना। ठीक है, सीधा सा इतना पढ़ लेना, आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ खुलेगी? कुरुक्षेत्र के अंदर। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 30 है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि जो HPSC है इसके जो चेयरमैन है उसको नियुक्त कौन करता है? अपनी भाषा में ये प्रश्न है इसका। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना कि जो अपना HPSC है उसका चेयरमैन नियुक्त कौन करता है? गवर्नर करता है, राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री करता है, फिर प्रधानमंत्री करता है? तो जो HPSC का जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। आपने देखा भी होगा जब शपथ ले जाती है तो राज्यपाल के सामने ही इनकी शपथ दिलवाई जाती है।
ठीक है। तो HPSC यानी कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको नियुक्त, चेयरमैन को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल उसको नियुक्त करता है। अगला है प्रश्न नंबर 31 और ये दिया कि रक्षाबंधन पर किस जिले में बाबा खेड़ेवाड़ा का मेला लगता है? बाबा खेड़ेवाड़ा का मेला कब लगता है? रक्षाबंधन के दिन। किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है ये? कहाँ पर लगता है? कुरुक्षेत्र, भिवानी, पानीपत या फिर अम्बाड़ा। और ये मैंने 3-4 दिन पहले जो क्लास करवाई थी उसमें ये प्रश्न करवाया था। बाबा खेड़ेवाड़े का जो मेला लगता है वो लगता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, रक्षाबंधन के ऊपर लगता है ये। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 32। कौन हरियाणा का गांधी? देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा के चलना, सीटी में पेपर में मिलेगा ये प्रश्न। वो अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड गांधी ऑफ हरियाणा। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मूलचंद जैन या फिर सुभाष चंद्र बोस। हरियाणा का गांधी कहा जाता है मूलचंद जैन को। मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रख लेना। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन बी आंसर है। मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2 कथन दे रखे हैं। बर्थ रेट है वो है 21.3 और डेथ रेट है वो है 6.3। जन्म दर 21.3 है और मृत्यु दर 6.3 है। क्रूड लिखा हुआ है, क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। क्रूड बर्थ रेट हरियाणा में वो 21.3 है और डेथ रेट है 6.3। दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। अगला है प्रश्न नंबर 34, 34 नंबर प्रश्न, और इसमें दिया है कि टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मेवात की पहाड़ियों से, यमुनोत्री से, डगसाई की पहाड़ियों से या फिर मोरनी की पहाड़ियों से? तो टांगरी नदी जो निकलती है वो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। अगर मोरनी की जगह अगर शिवालिक ऑप्शन में होता ना यहाँ पे तो वो भी ठीक होता है, या तो शिवालिक मिलेगा या फिर मोरनी की, क्योंकि मोरनी की पहाड़ियाँ शिवालिक पहाड़ियों का ही एक हिस्सा है। एग्जैक्ट उत्तर है मोरनी की पहाड़ियाँ। अगर मोरनी की पहाड़ियों की जगह शिवालिक की पहाड़ियाँ उत्तर होता तो भी सही है। ठीक है, टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 35। किस एक तंत्री वाद्य पर सांगी और लोक गायक गीत बजाते हैं? एक ऐसा कौन सा संगीत का यंत्र जो एक ही तार बंधा हुआ है उस पर और उस पर गीत बजाते सांग करने वाले? तो आपने देखा होगा उनके हाथ में एक सारंगी होती है, एक लकड़ी का ऐसा होता है और उसके ऊपर एक तार बंधा होता है ऐसा, और उसको ऐसे ऐसे बजाते हैं, वीणा टाइप का। ठीक है, ये सारंगी होती है एक तार वाली। आपको बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। हारमोनियम तो बहुत अलग चीज़ होगी, बांसुरी अलग चीज़ है, बैजू अलग चीज़ है। सारंगी है जो सांगी है जो रखते हैं, ये बजाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 36। नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में? ये प्रश्न भी मैंने करवा रखा है सारा का सारा क्लास के अंदर। नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात या फिर फरीदाबाद? तो नाहड़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये पड़ता है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, कोसली के पास। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य, कोसली के आसपास है ये। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 37। बेटे का सलाम राष्ट्र के नाम। सन्स सलाम टू द नेशन ये स्कीम क्या है? निबंध प्रतियोगिता है, खेल प्रतियोगिता है, ध्वजारोहण प्रतियोगिता है या इनमें से कोई नहीं? ये बेटा नहीं, ये बेटी आएगा। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत है, ये आएगा बेटी का सलाम। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम। और ये योजना जो है ये ध्वजारोहण से है। जब 15 अगस्त 26 जनवरी को जब ध्वजारोहण कराया जाता है तो बेटी होती है जो गांव की जो सबसे पढ़ी लिखी जो बेटी है उससे करवाया जाता है। तो इसको बोलते हैं बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना। ध्वजारोहण से, फ्लैग होस्टिंग से है ये। ठीक है, जो सबसे पढ़ी लिखी जो क्षेत्र में जो बेटी होती है उससे ये ध्वज फहराया जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला प्रश्न नंबर 38।
कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 किस स्थान पर हुआ था? एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट 2015 कहाँ हुई थी? और ये हुई थी गुड़गांव के अंदर। कहाँ हुई थी ये? गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई थी। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा गलत मिला हुआ यानी कि सही सम्मिलित नहीं है? ये मंडल दे रखे हैं अलग अलग डिवीज़न, उसमें बता रहे किस डिवीज़न में कितने ज़िले हैं। अम्बाड़ा डिवीज़न में 4 ज़िले हैं, सही है। अम्बाड़ा है, पंचकुला है, यमुनानगर है और कुरुक्षेत्र है। करनाल जिले के अंदर 3 जिले हैं, करनाल, कैथल और पानीपत। रोहतक डिवीज़न में 5 ज़िले हैं। रोहतक में 5 कौन से हैं? रोहतक, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर, 5 ज़िले आते हैं रोहतक मंडल। हिसार में 5 नहीं, हिसार के अंदर 4 ही ज़िले हैं। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और एक और है, हिसार के अंदर 4 ज़िले आते हैं। तो ऑप्शन डी आएगा, ये गलत सुमिलित है। प्रश्न नंबर 40 है, हरियाणा के किस मंडल में सर्वाधिक जिले हैं? देखो हमने अभी पढ़ा था ये ऊपर। और रोहतक मंडल के अंदर कितने हैं? 5 जिले। बाकी सब में 3 है, किसी में 4, किसी में 3। रोहतक मंडल में अकेले में सबसे अधिक जिले 5। तो सबसे अधिक जिलों की बात करें किस मंडल के अंदर है, तो वो है रोहतक डिवीजन के अंदर। रोहतक डिवीजन में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो ये हमारे 40% पूरे हो गए जीके के। ठीक है, इसमें नेशनल जीके भी आ ली, साइंस के लिए आगे क्वेश्चन, कंप्यूटर के आगे, हरियाणा जीके के आगे। ओवरऑल बात करें तो जीके टोटल 40 नंबर की जो आएगी वो हमने कंप्लीट कर ली है। ये 40% हमने जीके के कर लिए हैं। ठीक है, जीके इसमें कंप्यूटर भी आ गया, साइंस भी आ ली, इकोनॉमिक्स भी आ ली, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारे पर्सन इसमें शामिल हैं। साथ के साथ हरियाणा जीके के पर्सन भी इसमें शामिल हैं। ये टोटल 40% हमारे हो गए जीके के। अब प्रश्न नंबर 41 से शुरू होती है इंग्लिश। 41 से इंग्लिश स्टार्ट होती है अगले। प्रश्न नंबर 41 है, ये इंग्लिश स्टार्ट है और ये खालिस्तान हमने भरने हैं इसमें। लेट्स टू यू नो इट इज़ नॉट ब्लैंक एनी मोर। रेनिंग, रेन्स, रेन और रेंड। देखो इट इज़ नॉट यानी कि इज़ की बात करें, इसके साथ लगते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है तो रेनिंग आ जाएगा यहाँ पे। क्या आएगा? रेनिंग यानी कि बारिश। इट इज़ नॉट रेनिंग एनी मोर, अब ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं है, आपको हल्का हल्का थोड़ा सा समझ के करना है। इंग्लिश आएगी, ज़रूर आएगी, 8 से लेकर 10 नंबर तक की आएगी, क्या पता 15 नंबर की भी दे दे। अगला है प्रश्न नंबर 42। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिर से अगला खालिस्तान भरना है कि शैल वी ब्लैंक हिज इन्विटेशन टू डिनर। उसने डिनर का इन्विटेशन जो दिया है तो क्या हम उसको क्या करें डिनर के इन्विटेशन का? एक्सेप्ट तो तक के अलावा, एक्सेप्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बने। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद लगाना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एग्री मतलब सहमत होना। तो जो हम कोई इन्विटेशन जो हमें देता है, मतलब हरियाणवी भाषा में बोले तो अगर कोई हमें न्योता देने आए तो उसको हम क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करना, किसी का इन्विटेशन स्वीकार करना। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ईडीएम पूछा है और ईडीएम क्या दिया है? टू कीप एन आई ऑन, किसी पर नज़र रखना। किसी पर नज़र रखना मतलब किसी को देखना। ठीक है, नज़र बनाए रखना। टू कीप ए वॉच, टू फॉलो, टू बी कॉशियस और टू स्टेयर। स्टेयर मतलब होता है घूरना किसी को, ऐसा कुछ मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब होता है टू कीप ए वॉच, किसी पर निगाह रखना, निगरानी रखना किसी चीज़ की। ठीक है, इस ईडीएम का प्रॉपर मीनिंग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, ये भी ईडीएम दिया है और ये है इन ए नटसेल। इन ए नटसेल यानी कि ब्रीफ, संक्षिप्त में, तो ये हो जाएगा इन ब्रीफ, संक्षिप्त में। ठीक है, संक्षिप्त में मतलब ब्रीफ में बताना, किसी को छोटा करके बताना। अगला प्रश्न नंबर 45 और ये वन वर्ड बताना है।
ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले, जब भी कोई नाटक वगैरह कुछ खत्म हो इसके लास्ट में एक छोटा स्पीच दिया जाता है, उपसंहार जो बोलते हैं हिंदी में, वो क्या होता है? तो वो होता है एपिलॉग। ठीक है, प्रोलॉग होता है नाटक के शुरू में जो बोला जाता है वो स्टार्टिंग में, और एंड में बोला जाता है एपिलॉग। ध्यान रखना दोनों, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनियम है, एक दूसरे के उल्टे हैं। प्रोलॉग होता है कोई भी नाटक जो शुरू होता है उसके स्टार्ट में बोलने वाला भाषण, और एपिलॉग होता है खत्म होने के बाद लास्ट में बोलने वाला भाषण। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यूलोजी होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी से तारीफ में बोले जाने वाला भाषण। अगला प्रश्न नंबर 46, और ये भी वन वर्ड है कि वन हु स्टडीज एंड केयर्स अबाउट इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण की केयर करता, पर्यावरण के बारे में स्टडी करता, पढ़ता है, यानी कि पर्यावरण विज्ञान शास्त्री, पर्यावरण शास्त्री जो बोलते हैं पर्यावरण के बारे में जानकारी रखने वाला। आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी जो होता है वो है पुरातत्व, जो पुराने जो चीज़ है उनके बारे में ध्यान रखने वाला। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो परोपकारी होता है, ठीक है, मानव विज्ञान से संबंधित। बायोलॉजिस्ट जो जीव विज्ञान का होता है। इकोलॉजिस्ट होता है जो पर्यावरण से संबंधित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इकोलॉजिस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 47, इसमें सिनोनियम बताना है मैग्निफिसेंट, यानी कि मैग्निफिसेंट का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, भव्य। एक्सपेंसिव होता है कीमती। ह्यूज, ह्यूज का मतलब हो गया बहुत बड़ा। हग, ये दोनों सेम ही दे दिए। ठीक है, ह्यूज का मतलब विशाल होता है, बहुत बड़ा, और ग्रैंड का मतलब होता है विशाल, जबरदस्त। मैग्निफिसेंट और ग्रैंड ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है, शानदार, भव्य होना। ठीक है, ह्यूज का मतलब होता है आकार में बड़ा होना, और मैग्निफिसेंट और ग्रैंड का मतलब होता है कोई प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं वो भव्य प्रोग्राम करना, जबरदस्त प्रोग्राम करना, विशाल प्रोग्राम करना वो। और ये ह्यूज का मतलब होता है जो फिजिकल शेप होते हैं उसकी वो बड़ा, जैसे मकान बना दिया उस हिसाब का। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 48, और इसमें स्पेलिंग बतानी है क्या आएगी, रिसिट की स्पेलिंग बतानी है। तो रिसिट की जो स्पेलिंग होती है वो है RECEIPT। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले आप ये देख लेना स्पेलिंग पूछी किसकी है, फिर आप खुद से लिख के देख लेना। ये सारी स्पेलिंग देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 48 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न 49 है कि एक जो सेंटेंस दिया है ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसमें बताना कहाँ एरर है। डज ही लाइक टू गो फॉर साइट सीइंग व्हेन ही इज़ इन हॉलीडे, जब वो छुट्टियों में होगा तो क्या उसको पसंद है घूमना, साइट सीन देखना। तो व्हेन ही इज़ ये भी सही है, व्हेन ही इज़। ठीक है, डज ही लाइक ये भी सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट है। टू गो फॉर साइट सीइंग ये भी सही है, लेकिन इन हॉलीडेज नहीं होता, इन हॉलीडेज नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, ऑन हॉलीडेज आएगा। यहाँ पे इन की जगह क्या आएगा, ऑन आएगा। व्हेन ही इज ऑन हॉलीडेज, जब वो छुट्टी पर होगा, छुट्टी में नहीं छुट्टी पर होगा ऐसे बोला जाता, छुट्टी पर है। अगला है प्रश्न नंबर 50, और इसमें भी आपको बताना किस हिस्से में गलती है। द टीवी एंकर इंसिस्टेड ऑन मी टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। इंस्टिटेड, देखो ये द टीवी एंकर इंस्टेड ऑन मी टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, इसमें आपको बताना है कहाँ गलत है। तो द टीवी एंकर, इसमें तो कोई एरर नहीं है। इंस्टीट्यूट में मुझे इंस्टीट किया था उसने। इन द डिबेट, डिबेट में क्या करा, टू पार्टिसिपेट नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में बात हो रही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे इंस्टीट होता ना, इंसिस्ट होता, ईडी नहीं लगता, तब तो ये सही था। अभी इंसिस्ट पास्ट दे दिया तो यहाँ पर आएगा पार्टिसिपेटिंग। क्या आएगा, पार्टिसिपेटिंग। जिरड का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, टू नहीं आएगा। अगला प्रश्न नंबर 51, और इसमें पूछना है क्या, इसमें एरर पूछना है। इफ़ देयर इज़ नो नीड टू सब्स्टिट्यूट
सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन, यानी कि देखना है कौन सा हिस्सा बदलना है। अगर सारे सही है तो नो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा अगर सारा कुछ सही है तो। द फुटबॉल कोच अर्ज द टीम वर गिव इट्स बेस्ट टू द फाइनल मैच। ये लाइन दे रखी है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी चीज़ चेंज कर सकते हैं हम। दैट इट गिव इट्स बेस्ट, ये यहाँ से ये भी नहीं चेंज करना। तो इसमें जो आएगा प्रश्न नंबर 51 में, प्रश्न नंबर 51 में जो हमने करेक्शन करनी है वो आएगा टू गिव इट्स बेस्ट। ठीक है, टू गिव इट्स बेस्ट, जहाँ पर वो था ना वर गिव इट्स बेस्ट की जगह आएगा टू गिव इट्स बेस्ट। ये चेंज करना है हमने प्रश्न नंबर 51 में। अगला प्रश्न नंबर 52 सेम है, इसमें एरर ढूंढना आपको यहाँ से। द टॉर्च फॉल फ्रॉम हिज ट्रेम्बलिंग हैंड, और इसमें जो आ जाएगा वो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश को आपको थोड़ा हाथ चेक करना है। प्रश्न नंबर 53 में सेंटेंस दिए हैं और इसका मीनिंगफुल बताना है। ये ए सेंटेंस, ये बी, ये सी और ये डी, 4 अलग अलग सेंटेंस दिए हैं। मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको ये बताना है। ठीक है, ये आप आंसर खुद से कर लेना क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। और ये आएगा बी डी सी, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 54 और इसमें बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। माई ब्रदर टू इज ए राइटर एंड ए लेक्चरर। मेरा भाई, इसमें कहने का मतलब क्या है कि मेरा भाई एक राइटर भी है और एक लेक्चरर भी है। तो स्टार्ट होगा माई ब्रदर से। माई ब्रदर इज ए लेक्चरर एंड ए राइटर टू, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। मेरा भाई एक लेक्चरर है और एक राइटर भी है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। वेयर डिड द थीफ हाइड द पेंटिंग ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ रॉबरी। चोरी करते समय जो चोर है वो कहाँ चुराता है। तो ये आपको पैराग्राफ के प्रश्न छाट दिया, पैराग्राफ इसमें हटाएगा, वो आप बाद में चेक कर लेना। अब स्टार्ट होती है हमारी हिंदी। प्रश्न नंबर 56 से अब हमारी हिंदी शुरू होती है। यहाँ पे 15 प्रश्न अब हिंदी के पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 56 है, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाएगा। संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो प्रथम वर्ण जो होता है आगे वाला, उससे कोई पहले कोई अनुनासिक वर्ण है तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा। तो वो आएगा उसी वर्ण का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण। ठीक है, उसका पंचम वर्ण या अनुनासिक जो वर्ण होता है वो उसमें आएगा। जैसे कै चे टे पे से अगर शुरू करते हैं, मान लो कोई है कै या फिर चे या फिर टे या फिर ते, तो इसमें कै का आ जाएगा अनय, चे का आ जाएगा अय, टे का आ जाएगा अनय। ये जो नासिक वर्ड है वो उसमें प्रयोग किए जाएंगे। अगला है प्रश्न नंबर 57, अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप, प्रश्न नंबर 57 में आपको बताना है अनुरूप में कौन सा समास है। अनुरूप का मतलब है रूप के अनुसार, रूप के अनुसार। तो इसमें कौन सा समान आएगा, अनुरूप में आएगा अव्ययीभाव समास। रूप के अनुसार अव्ययीभाव समास आएगा, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, तुम कहाँ जा रहे हो, कौन सा वाक्य है ये। इसमें प्रश्न पूछा गया। देखो प्रश्न, इसमें अगर ये निशान दे रखा है क्वेश्चन मार्क तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, अगर ये दे रखा हो ये हो जाएगा विस्मयबोधक। तो इसमें ऑलरेडी ये निशान दिया तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। अगला प्रश्न नंबर 59, पिप्पर पात सरिस मन डोला में पिप्पर पात क्या है। पिप्पर पात सरिस मन डोला, तो इसमें पिप्पर पात क्या है, ये होता उपमान। ये है उपमान। पिप्पर पात क्या है, एक उपमान है, अप्रस्तुत है। और मन है, अगर मन पूछे ये हो जाएगा उपमेय। ठीक है, तो पिप्पर पात क्या आएगा, उपमान आएगा। प्रश्न नंबर 60 है, औ खोपड़ी उल्टा, सही विकल्प का चयन करके लिखो। औ खोपड़ी उल्टा क्या, सर मत गम या खत। तो ये होता पूरा औ खोपड़ी उल्टा मत। औ खोपड़ी उल्टा मत का मतलब क्या होता है कि मूर्ख का विचार हमेशा उल्टा ही होता है। एक पूरी लोकती है ये,
औधी खोपड़ी उल्टा मत। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 61 है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द समूह कहते हैं। वर्णों के समूह से क्या बनता है? शब्द। शुद्ध शब्द कौन सा है? अंताक्षरी कैसे लिखा जाता है इसमें? तो अंतराक्षरी लिखा जाता है, ये अंत्याक्षरी। ठीक, अंत्याक्षरी ये शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित प्रश्न में से संज्ञा शब्द पहचानिए। मीठा, चतुर, मधुर या चातुर्य। तो इसमें से जो संज्ञा शब्द है वो है चातुर्य। ठीक है, बाकी ये विशेषण शब्द है, संज्ञा शब्द है चातुर्य। चतुर का चातुर्य एक संज्ञा शब्द है। सर्वनाम क्या है? यह, मनुष्य, सभा या फिर हिमालय। तो सर्वनाम इसमें से पूछा जाए तो वो होता है यह, वह। तो सर्वनाम क्या आएगा इसमें? यह। ये बाकी संज्ञा है। अग्री का विशेषण क्या होगा? अग्री। और इसका विशेषण क्या होगा? आग्रे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। इस वाक्य में ऐसा क्या है? ये जो ऐसा है ये किस क्या है? क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, विशेषण है या अव्यय? तो वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, तो ये क्या हो गया? अव्यय है। ठीक है, विशेषण पूछता तो होता दौड़ा, लेकिन अव्यय क्या है? ऐसा। ऐसा क्या है? एक अव्यय है। अगला है प्रश्न नंबर 67, पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। यानी कि कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बन गया? पहले स्त्रीलिंग था, अब वो पुल्लिंग बन गया है। मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा या विधुर। तो भेड़ होती है स्त्रीलिंग, और भेड़ में आ प्रत्यय लगाया तो बन गया भेड़ा। ठीक है, प्रत्यय लगाया आ तो बन गया भेड़ा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें तो लगता मर्दानी। मर्दानी फीमेल होती है, स्त्रीलिंग होता मर्दाना होता पुरुष, तो इसमें तो कोई प्रत्यय लगेगा नहीं। स्त्रीलिंग पे प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग बना, तो स्त्रीलिंग है भेड़, भेड़ पे प्रत्यय लगाया आ तो बन गया भेड़ा पुल्लिंग में। जैसे भैंस का भैंसा। प्रश्न नंबर 68 है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी के कितने कारक हैं? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के हिसाब से हिंदी के कितने कारक है? 5, 6, 7, 8। तो उनके अनुसार है हिंदी के 6 कारक हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत के अनुसार हिंदी के 6 कारक हैं। अगला प्रश्न नंबर 69, विदेशी शब्द कौन सा? इनमें से 4 शब्दों में से विदेशी कौन सा है? उष्ट्र, प्रिय, अमीर या भरभक्त। तो जो विदेशी शब्द है जो दूसरी भाषा से आए वो है अमीर। अमीर जो शब्द है ये विदेशी शब्द है इनमें से। हिंदी का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 70, और वह कि अवतरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवतरण शब्द में अवत, अव, ए या फिर रण। उपसर्ग जो होता है वो सबसे आगे लगता है, और अवतरण में जो उपसर्ग लगा वो लगा अव। अव प्लस तरण। ठीक है, तो अवतरण ये हो जाएगा इसका। ये हो गया हमारे 70 सवाल, और यहाँ पे हमारी हिंदी पूरी हो गई। जीके हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, कंप्यूटर हो गया, हरियाणा जीके होगी। अब बच गया मैथ और रीजनिंग। 15 सवाल मैथ के करने हैं, 15 सवाल रीजनिंग के करने हैं। प्रश्न नंबर 71 मैथ यहाँ से शुरू होता है। ये प्रश्न नंबर 71 गणित का पहला सवाल है कि एक व्यक्ति 50 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई का रेशमी कपड़ा 250 प्रति स्क्वायर मीटर की दर से खरीदता है, और 40 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई का सूती कपड़ा 200 प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदता है। दोनों कपड़ों की कीमत में अंतर बताओ। तो इसको 250 प्रति स्क्वायर मीटर दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 50 मीटर स्क्वायर, 50 गुणा में 1 करेंगे तो 50 मीटर स्क्वायर खरीदा किसका? 250 का। तो 1 मीटर स्क्वायर कितना ही खरीदेगा? 5 रुपये का। पहले वाले कपड़े का रेट क्या है? 5 रुपये स्क्वायर मीटर। ठीक है, पहले वाले का रेट आ गया 5 रुपये स्क्वायर मीटर। दूसरा कितना है? 40 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा, कितना हो गया? 80, और 80 मीटर स्क्वायर का रेट है 200, तो एक का कितना आ जाएगा?
ये हो जाएगा 200/80। तो ये 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, ₹2.5। पहले वाला है ₹5 स्क्वायर मीटर और दूसरा है ₹2.5 स्क्वायर मीटर। तो इनमें अंतर कितना रुपये का आ जाएगा? ₹2.5 का। ठीक है, लेकिन इस पर्सन में क्या है, इंग्लिश में दूसरा पर्सन दे दिया, वो गलत दे दिया। इंग्लिश में दिया है कि ये जो भाग वाला जो पर्सन है उसके हिसाब से दिया है। 3 शेष बचते हैं जो ऐसे भाग करके हम जो निकालते हैं, फिर इसका शेष आएगा, उसका भाग निकालते, फिर उसका निकालते हैं। यहाँ पे एक संख्या दे दी और इसके भाजक दे रखे हैं 2, 8 और 1 करके। ठीक है, ये आप सोल्व कर लेना, थोड़ा लंबा है कैलकुलेटिव। देखो इसका सॉल्यूशन नीचे करवाया गया आराम से, ये मत सोचना छोड़ दिया। इस वाले का सॉल्यूशन नीचे दिया है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन इस वजह से इसका सॉल्यूशन दिया गया है नीचे। ठीक है, क्लास के पीडीएफ के लिए आप नॉलेज हब ज्वाइन कर लेना, और जो पहली बार देख रहे हो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला है प्रश्न नंबर 72। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 21, 28, 30 और 35 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष 10 बचता है लेकिन 17 से विभाज्य है। यह प्रश्न हमने कल भी करा था। तो इसमें क्या दिया, 4 संख्या दी है 21, 28, 30 और 35। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालो। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, देखो 30 है, मतलब 10 का फैक्टर, तो जो भी एलसीएम आएगा वो 10 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, जो भी फैक्टर आएगा वो 10 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 30 है 10 का गुणनखंड है। तो जो भी लघुत्तम जो एलसीएम आएगा इसका वो 10 का भाग आएगा, यानी कि उसके लास्ट में 0 मिलेगी। और 35 के पहाड़े में 35 की संख्या की अगर बात करें तो इसमें आता 70। 21 वाले में 0 कब आती है, 210 पे। 21 और 28 की अगर हम बात करें तो इनमें 0 आती है लास्ट में, 21 वाले में आती है 0 210 पे। इससे पहले 21 में बीच में कहीं 0 नहीं आती, तो 210 आएगा, तो 35 से भाग नहीं आएगा। तो जो संख्या बनेगी तो वो बनती है 420। 420 इनका एलसीएम आ जाएगा। 420 के प्लस 10, इसको 17 से भाग कर देना। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी रखेंगे हम यहाँ पे, के की वैल्यू 2 रखते ही 840 आ जाएगा। ठीक है, 840 जमा 10 कितना आ जाएगा, 850। तो संख्या क्या आ जाएगी, 850। इसके अंकों का जोड़ पूछा है 850 का, 8 जमा 5 जमा 0 कितना हो जाएगा, 13। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। देखो नीचे लास्ट में जो सॉल्यूशन है वहाँ पे अच्छे से सोल्व करके दे रखा, आप वहाँ देख लेना। ठीक है, समझ में आ जाएगा आसानी से। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का HCF 8 है। HCF कितना है, 8 महत्तम समापवर्तक। तो उनमें से उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या नहीं हो सकता, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या नहीं। देखो अगर HCF 8 दे रखा है ना, तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन में जो भी संख्या है वो सारी 8 से भाग होनी चाहिए। जो इसका एलसीएम आएगा ना तो वो 8 का गुणनफल आएगा। 8 × 72, 8 × 24, 8 × 48, ये तीनों एलसीएम हो सकते हैं, लेकिन 68 जो है ये 8 का फैक्टर नहीं है, तो 68 इसका एलसीएम नहीं हो सकता, क्योंकि एलसीएम जो होगा वो HCF का मल्टीपल पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में से 68 ऐसी संख्या जो 8 से भाग नहीं होती। एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल जरूर आएगा, सरलीकरण जो बोलते हैं हिंदी में, इसको सरल करो। तो ये बीच में है 10 जमा 14, ये भाग का निशान है, ये 3 - 1 और यहाँ भी भाग का निशान है। ठीक है, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 14/3। सबसे पहले फार्मूला लगेगा बोर्ड मास का, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्सट्रैक्शन। पहले ब्रैकेट का सोल्व होएगा ये। ठीक है, तो ये आएगा 10 जमा 14/3 और -1, ये सोल्व करेंगे ये बनेगा 41/3। और इधर क्या है 5/3 गुणा में, और ये है क्योंकि नीचे 3 है ऑलरेडी, तो लास्ट में काट पीट के इसको सोल्व कर लेना, 93/205 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, पहले भाग का सोल्व होगा उसके बाद गुणा का, यहाँ कन्फ्यूज मत होना, पहले इसको उल्टा लिखना। ये होएगा 31/3 गुणा में, ये हो जाएगा 3/5 गुणा में 41/3, ऐसे करके सोल्व करना है ये। अगला है प्रश्न 75 नंबर।
अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलो बढ़ गया। तो यानी कि अध्यापक का वजन कितना किलो फालतू था? 23 किलो फालतू था अध्यापक का वजन। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलो था तो अध्यापक का वजन कितना था? देखो पहले इनका औसत वेतन कितना था? वजन 31 था, अध्यापक का 23 फालतू था, तो कितना हो गया अध्यापक का? 54। ठीक है, क्योंकि देख 22 तो अध्यापक थे और एक मास्टर हो गया, इसमें 23 जनों का वोट एक साथ 1 किलो बढ़ गया। इसका मतलब है कि मास्टर का वजन इन बच्चों के वजन से 23 किलो फालतू था और बच्चों का एवरेज वजन था 31। तो 31 + 23 करेंगे तो 54 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 दिया है, दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 में है। 3:2 आएगा, ये 32 नहीं 3:2 आएगा। पहले वस्तु का मूल्य 40%, 409 नहीं 40% बढ़ाया जाएगा और दूसरी वस्तु का मूल्य x% कम किया जाएगा। यदि दोनों के मूल्य का नया अनुपात 7:3 है तो x का मान बताएं। देखो इसने कहा है कि पहले दो वस्तुओं का अनुपात था 3:2, अब इसका तो 40% बढ़ा दिया। ठीक है, इसका तो मूल्य 40% बढ़ा दिया और इसका x% कम कर दिया। अब जो नया अनुपात आ गया इनका वो आ गया 7:3, तो x का मान बताना है। ठीक है, x का मान हमने बताना है। तो पहले तो इसका 3 था, तो 3 का 40% बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 4 × 12। ठीक है, यानी कि 1.2 बढ़ जाएगा, यानी कि 4.2 हो जाएगा ये। इसका x कम करना है, x/100 करके, और ये 7/3 इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। सॉल्यूशन अच्छे से डिटेल में करवा रखा है नीचे, अब देख लेना, एक बार खुद से ट्राई जरूर करना है प्रश्न। अगला प्रश्न है कि a इज 25% लेस देन b, a b से 25% कम है तो 2b - a बटे में a का मान क्या होगा? ठीक है, 2b - a बटे a का मान क्या होगा? a b से 25% कम है, a है वो b से 25%, तो यानी कि b कितना हो गया? 100, तो a कितना आएगा? 75। अब इसने पूछा 2b - a, तो 2b मतलब 200, 200 में से 75 गए तो 125 बटे में a 75। 25 × 75, 25 × 5 = 125, 5/3 ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 70 और प्रश्न नंबर 70 दिया है 20% की छूट के बाद एक दुकानदार 30% लाभ कमाता है। 20% छूट के बाद एक दुकानदार 30% लाभ कमाता है, 36% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? सपोज करो किसी चीज़ का MRP था 100 रुपये, 20% की छूट देगी उसको कितने में बेची? 80 में, फिर भी प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 30 का, यानी कितना हो गया? 136। ठीक है, अब आपने बताना है कि जो मार्क प्राइस है, जो MRP है, वो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक लिखा गया है। MRP है वो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक लिखा गया है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें छूट दी गई है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ ये MRP है, तो बेची कितने में गई? 80 में, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट दिखा रहा है 36 का, यानी कि अगर किसी चीज़ का क्रय मूल्य 36 रुपये है, 100 रुपये तो कितने में बेची गई? 136 में। तो पहले इनका जो विक्रय मूल्य है वो दोनों बराबर बनाओ, उसके बाद आपको बताना है क्रय मूल्य और MRP का अनुपात आपको बताना है कितना अधिक है, तो ये आ जाएगा 70% ये अधिक आएगा। ठीक है, 70% अधिक आ जाएगा ये। अगला प्रश्न नंबर 79, क्रय मूल्य 220, लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या आएगा? तो 220 का 20% निकाल लो, 44 आ जाएगा, तो 220 में 44 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 264। ठीक है, सीधा सवाल था ये। तो ये है चक्रवर्ती ब्याज का, 10,500 रुपये 17,745 हो जाते 2 साल में, तो दर बतानी क्या होगी?
10,500 कितना हो जाता है 177.45। 10,500 थे इधर, ये इधर हो जाएंगे 177.45। ये कटे उतना काट देना, उसके बाद इनका अंडर रूट ले देना, तो ये दर आ जाएगी अपने आप सीधी सी। जितना भी भाग में जाए वो दर हो जाएगी, और इसकी दर आ जाएगी 30%। आपको ऐसे ही करना है 10,500 और इधर लिख लेना 177.45। ये शायद 25 से कटता होगा, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 420। ये 25 चौक 100, 25 5 125, 25 1 150, 25 7 175, बच गया 2, 245। ये तो नहीं कटेगा 25 से, तो फिर ये 5 से कटेगा सारा, 5 दिया 15 और 5 5 25, 5 चौक 20, 5 निम 45। ये कटेगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये 2100। और इसके बाद ये 7 से कटेगा, 7 दिया 21, ये 300 आ जाएगा। और ये कटेगा 7 5 35 और 7 7 49, 300 और 507। उसके बाद ये फिर 3 से कटेगा, ये 100 आ जाएगा इधर, और ये आएगा 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, 3 निम 27, 100 और 169। 100 किसका स्क्वायर रूट बनता है 10 का, और 169 किसका बनता 13 का। 10 से 13 हो गया, यानी कि कितना हो गया 3/10 गुणा में 100। तो दर कितनी आ गई 30%। रूट क्यों लिया इसका लास्ट में, क्योंकि इसमें 2 साल टाइम दिया। अगर 3 साल देते तो क्यूब रूट लेते, ये ध्यान रखना इसमें। अगला प्रश्न नंबर 81। 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी 2:3 है, तो पानी कितना है। देखो 5 की वैल्यू कितनी होगी 60, 1 की वैल्यू होगी 12, तो पानी कितना है 3, तो 12 तिया 36 इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है, टाइम एंड वर्क का है। 3 मिलकर, इसमें ABCD मान लो, ये तीनों मिलकर काम करते 35 दिन में, और ये दोनों मिलकर करते हैं 60 दिन में। तीसरा कितने में करेगा, तो 35 60 इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। और 35 और 60 का एलसीएम आ जाएगा 210, 420, जो भी एलसीएम आए उसके हिसाब से इसमें से घटा देना। 420 एलसीएम आ जाएगा 6 7 42, और ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 पे, 35 एकम 35, 16 पे, ठीक है। इस 420 को 9 से भाग कर देना, ये उसका उत्तर आ जाएगा 84 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 83। 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ऑफिस जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, टोटल 9 घंटे लगता है, तो उसके बीच की दूरी बतानी है। टोटल समय कितना हो गया 9 घंटे, और टोटल एवरेज स्पीड निकालनी पहले तो इन दोनों की, ठीक है। फिर आ जाएगा दूरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू में टाइम। इससे आपको उसके बीच की दूरी निकाल लेनी है, ठीक है। कैसे निकलेगा ये, टोटल है D/25 प्लस D/20, टोटल टाइम दे दिया 9। आपको सीधा D की वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू आ जाएगी 100 किलोमीटर। अगर ये सवाल आपको नहीं भी आए ना, तो आप ऑप्शन से वैल्यू पुट करें। अगर दूरी 100 किलोमीटर है तो 25 की स्पीड से जाएगा तो कितना लगेगा 4 घंटे, 20 की स्पीड से आएगा तो कितना लगेगा 5 घंटे, टोटल टाइम होगा 9 घंटे। दिया कितना है 9 घंटे, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 है, ये चार्ट दिया गया है और इसमें आपको चीनी की मात्रा दिखा रखी है। S5 और SC का संयुक्त वजन 300 किलो है, तो इसमें चीनी की मात्रा कितनी है। S5 और S3 में चीनी कितनी है 16 और 22 कितनी होगी 38%। तो 300 का 38% आपको निकाल के बताना है। और लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि टोटल कितना होगा। इसमें प्रश्न नंबर 84 में जो डाटा है वो निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया कि S5 और S3 में क्या क्या अलग अलग दी है, कितने प्रतिशत दी है। भाई S3 कितना परसेंट दिया है और S5 कितना है, टोटल दिया है इनका, तो इस हिसाब से नहीं निकलेगा, ये गलत है। अगला है प्रश्न नंबर 85। इसमें से भिन्न बतानी है बड़ी कौन सी, तो इसको आप पॉइंटों में बांट लेना, ठीक है। और सबसे बड़ी जो सबसे छोटी भिन्न का अंतर पूछा है, पहले तो इनको पॉइंटों में बांट लेना। तो सबसे बड़ी जो आ जाएगी वो आएगी 5/6, सबसे छोटी आएगी 2/3। इनका अंतर आपको बताना है, 1/6 इनका उत्तर हो जाएगा।
देखो ये 85% यानी कि 15 सवाल ये मैथ के कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे शुरू होती है रीजनिंग के, लास्ट 15 सवाल रीजनिंग के बचते हैं और प्रश्न नंबर 86 से रीजनिंग शुरू होती है। अब इसमें हम देखते हैं, क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द कोड फॉर गुड। गुड के लिए क्या कोड बनेगा। स्टेटमेंट है कि ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल का मतलब ये है और दे आर गुड का मतलब ये है। तो इसमें से गुड के लिए हमें कौन सी स्टेटमेंट चाहिए, तो हमें दोनों ही स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। देखो दे आर इसमें से निकल जाएगा, गुड के लिए हमने दोनों ही स्टेटमेंट की तो वैसे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, दोनों की स्टेटमेंट की पड़ेगी, लेकिन इसमें दे इसमें भी नहीं दे रखा और इसमें भी, तो दोनों पर्याप्त नहीं, हमें तीसरी स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट जरूरी नहीं है, एक तीसरी स्टेटमेंट और चाहिए, तब हमारा उत्तर निकलेगा। प्रश्न नंबर 87 है, ये रिलेशन का है, ये आप कर लेना। 88 का भी रिलेशन का है, ये दिशा का है, दिशा बदल जाए तो कौन सी दिशा अब क्या होगी। प्रश्न नंबर 89 में ये सारे घुमा दे और इसमें पूछा है कि पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी, तो वो बन जाएगी लास्ट में दक्षिण पूर्व। आपको ऐसे बना लेना है, नॉर्थ साउथ और ये वेस्ट और ये ईस्ट। अब ये सारे घुमा रखे 135 डिग्री पे। अगला प्रश्न नंबर 90, ये कथन दिया है। कथन क्या है, कुछ किताबें छड़ी हैं, कुछ किताबें छड़ी हैं, कुछ छड़ी जूते हैं, कुछ जूते मोबाइल हैं, ऐसे बनेगा ये अलग अलग। ये किताब हो गया और ये छड़ी हो गया, ये जूता हो गया और लास्ट में मोबाइल हो गया। कुछ मोबाइल छड़ी हैं, कुछ मोबाइल छड़ी है, कोई मतलब नहीं है, इनका आपस में कनेक्शन नहीं है। कुछ जूते किताब, जूते और किताब का भी कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ मोबाइल किताब है, मोबाइल का किताब है, इनका तीनों का कोई कनेक्शन आपस में नहीं है, तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। अगला फिर दे दिया स्टेटमेंट का कि सभी आयरन जिंक हैं, सभी आयरन जिंक है, कुछ कॉपर गोल्ड है, कुछ कॉपर गोल्ड है, कोई गोल्ड जिंक नहीं है। तो यानी कि गोल्ड और जिंक के बीच में नेगेटिव रिलेशन दिया है, ये आपस में कोई कॉन्टैक्ट इनका नहीं है। कुछ आयरन गोल्ड हो सकते हैं, तो कुछ आयरन गोल्ड हो सकते हैं, नहीं हो सकते क्योंकि आयरन जिंक के अंदर है और जिंक गोल्ड में नहीं जा सकता, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट है कोई आयरन गोल्ड नहीं है, हाँ ये सही है क्योंकि आयरन अंदर है गोल्ड बाहर है, तो कोई आयरन गोल्ड नहीं है, सही है। कुछ कॉपर जिंक है, ये भी गलत है, तो स्टेटमेंट 2 ही सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। प्रश्न 92 में 7 बच्चे खड़े हैं और ये एक दूसरे के दाएं बाएं खड़े हैं, तो आपको इनकी डिटेल बताने कैसे बैठे हैं, ये कैसे खड़े हैं। तो इनकी सीक्वेंस आएगी CAEDGBF करके, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है कि हु इज़ द राइट इन द मिडल, तो एकदम जो बीच में है कौन है, वो आएगा डी, इसका उत्तर हो जाएगा। आपको बैठा के देख लेना आराम से। अगला प्रश्न है जो इनमें से अलग वो बताना है। भोपाल, रायपुर, रांची और बिलासपुर। देखो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, लेकिन बिलासपुर किसी की भी राजधानी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें सबसे अलग दिया है। सेम प्रश्न 94 में पूछा कि इनमें से अलग क्या है। इनमें से अलग क्या, देखो 2 तीर हैं दोनों अलग अलग दिशा में, 2 तीर है दोनों उल्टे दिशा में, लेकिन ये दोनों तीर एक ही दिशा में, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 95 में कथा निष्कर्ष का है और इसमें स्टेटमेंट दी है कि कथन में है कि बॉक्स में आभूषण है, दूसरा कथन है कि बॉक्स में सोना है। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बॉक्स में हीरो का हार और अंगूठी है, तो ये तो निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं। बॉक्स में आभूषण है, बात तो ठीक है, और सोना है ये भी ठीक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसमें हीरो का हार होगा। स्टेटमेंट सही या गलत कुछ भी नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। अगला प्रश्न नंबर 96 और इसमें बताना है कौन से गलत हैं। भाई 3 तो एक सेम सीक्वेंस में, चौथा अलग है। तो ये देखो, ये इससे F 1 कम करके, फिर इससे 2 कम करके, फिर 3 कर, यानी इनमें सीक्वेंस लग रही है -1 -2 -3, लेकिन पहले वाले में गलत लग रही है। पहले में -4 -2 +4 की सीक्वेंस है, तो जो ऑप्शन ए है वो इसमें अलग है। प्रश्न नंबर 97 है और इसमें आपको बताना कैसे क्या सिचुएशन में बैठे हैं, वही है जो पहले प्रश्न करवाया था। इनकी सीक्वेंस बनेगी E B A C और D।
पूछा गया है कि ए कहाँ बैठा है, ए बैठा है बी और सी के बीच में। ठीक है, प्रश्न 97 है, ये इसकी स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है। 98 में 99 में ये पैटर्न दे रखा, आपको बताना क्या संख्या आएगी। 99 का ये जो पैटर्न दिया है, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना आपको क्या संख्या आएगी। इसमें देखो 15 और 12 ये जोड़ो, कितना बन गया 27, फिर इनका अंतर कितना हो गया 3, और इनके गुणा कर दो 27 × 81। 18 और 15 का अंतर कितना है 3, और 18 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 33, 33 × 3 कितना बनेगा 99। तो 17 और इधर क्या आएगा 13, 17 और 13 का अंतर 4, और 17 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 चौके 120। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। लास्ट सवाल है, ये आपको खुद से करके देखना, ये ठीक है 9 6 और ये सारा कुछ बना रखा है, आपको कैसे क्या दिया गया है ये आपको बताना है। तो इसमें मैं पहले बताता हूँ आपको, ये ऐसे बनेगा कॉलम के हिसाब से। ठीक है, 9 - 6 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 - 11 कितना हो गया आपको कर लेना है, 16 - 11 फिर 5 का स्क्वायर, नीचे से ऊपर बनेगा ये, नीचे से ऊपर, क्योंकि ऊपर वाले तीनों ही स्क्वायर दिए, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 20। तो ये सारे सवाल थे जो आज हमने करे हैं। ये मॉडल टेस्ट पेपर जो मॉक टेस्ट है हमने करा है हरियाणा सीईटी का प्री का, ये प्रैक्टिस सेट हैं, ये 100% हमने कर लिए हैं। क्लास की पीडीएफ आपको नॉलेज हब पर मिलेगी। जो पहली बार क्लास देख रहे हो नॉलेज हब सब्सक्राइब कर ले। और जो सारा डाटा जो हमें मिला है वो मिला है आर्यभट्ट एकेडमी से, और ये इनके हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 202 हरियाणा जीके का, हरियाणा रीजनिंग का, यानी कि हरियाणा सीईटी एग्जाम का। इसमें जीके, हरियाणा जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सारा सब कुछ शामिल है इसके अंदर, कंप्यूटर के पर्सन भी शामिल है। एकदम सेम ऐसा ही पेपर आएगा, ये ही पर्सन रिपीट होंगे आधे से ज़्यादा। अच्छे से अच्छे पर्सन सेलेक्ट करके इसमें डाल रखे हैं। चलिए, क्लास अच्छी लगे हो तो शेयर ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले पेपर के साथ। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।